तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन चल रहा था और मेरे ख्याल से लास्ट एक्सरसाइज पे हम थे। एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि लीनियर इक्वेशन में जैसे बनता है बिल्कुल वैसा ही एक क्वेश्चन है टैब वाला, जहां औरत मर्द का था। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन हम लोगों ने रहने दिया था, बाकी सब बना दिया था। तो आप मुझे लाइए किताब दीजिए ताकि मैं उस क्वेश्चन को भी बना दूं और उसके बाद फर्दर हम लोग लास्ट एक्सरसाइज देख लेंगे आज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए पढ़ के समझा दे कोई मुझे भाई, सवाल क्या है। बोलो, इतना टाइम कैसे लग रहा है? सवाल नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? आगे तो मुझे समझाओ। मुझे कहाँ समझ में आया सवाल? मुझे समझाओ। दो टैंक है जो मतलब भरते हैं, बड़ा वाला टैंक जो 10 लीटर कम देता है, छोटे वाले टैंक से। तो फाइनल टाइम कह रहा है कि दो वाटर टैब हैं, नल हैं, दो नल हैं। दोनों नल को, मान लीजिए ये बकेट है हमारे पास या टैंक है, कुछ भी है। अगर हम दो टैब लें, एक स्मॉलर डायमीटर का, एक लार्जर डायमीटर का, और एक साथ खोल दें तो लार्जर वाले से पानी ज़्यादा गिरेगा, बैठ जाओ बैठ जाओ, और स्मॉलर वाले से थोड़ा कम पानी गिरेगा। तो दोनों मिलकर 9/3/8 आवर में इस बकेट को या इस टैंक को भर देते हैं टुगेदर। अगर मान लीजिए आपने स्मॉलर वाले को खोला, इसको नहीं खोला, सिर्फ इस नल को खोला है, यहां से पानी गिर रहा है, तो कुछ वक्त लग रहा है। मिसाल के तौर पे, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, मिसाल के तौर पे ये अकेले भर रहा है तो शायद x आवर टाइम ले रहा है। अब इसको बंद कर दिया गया, अगली बार पानी उनी फेंक के, यानी पूरा बकेट को या कंटेनर को खाली करके, इसको बंद करके इस नल को चालू कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। तो अब ये जो समय ले रहा है पहले के मुकाबले 10 घंटा कम समय ले रहा है। जाहिर सी बात है, पानी ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, ज़्यादा अमाउंट में गिर रहा है लार्जर डायमीटर वाला टैब से, तो स्मॉलर के मुकाबले तो जल्दी ही भरेगा ना। तो मैंने ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपसे पहले ही कह रखा है कि आप हमेशा एक इंडिविजुअल का टाइम मानेंगे। जैसे एक अकेली औरत कितने दिन में काम करती थी या एक अकेला मर्द कितने दिन में करता था, वैसे ही हम अकेले अकेले टैब का टाइम मानेंगे। और इत्तेफाक से निकालना भी वही है कि ये टैब अकेला अकेला कितना टाइम लेता है। सेपरेटली सेपरेटली का मतलब हुआ अकेला अकेला कितना वक्त लेता है। तो क्या लिखेंगे? लेट द टाइम टेकन बाई, या तो आप स्मॉलर मानो या लार्जर मानो। मान लो मैंने माना स्मॉलर डायामीटर टैब, कितना ले रहा है? x आवर, x आवर, आवर्स कर लो, x घंटे। अच्छा, द टाइम टेकन बाई लार्जर डायमीटर टैब क्या हो जाएगा? लार्जर को स्मॉलर के मुकाबले 10 घंटा कम समय लगता है। बोलिए। तो दोनों का अकेला अकेला मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैंने इक्वेशन बनाने का सिखाया है सिस्टम टुगेदर वाले में। मैं ऊपर क्या लिखता था? नंबर, स्मॉलर का नंबर 1
स्मॉलर टाइम ले रहा है x प्लस लार्जर टैब भी एक ही पीस है, लार्जर समय ले रहा है x माइनस 10। जैसे औरत का नंबर, औरत अकेली थी तो जो टाइम ले रही थी, प्लस मर्द का नंबर, मर्द जब अकेला था जो समय ले रहा था, सब मिला जुला कर एक काम कर रहे हैं उस कंटेनर को भरने का, और समय ले रहे हैं इतना। बोलिए, यही तो इक्वेशन बनता था, बोला जाए, एकदम सेम पैटर्न है। तो अब क्या करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 10, यहां तक में कोई दिक्कत? अच्छा ज़रा सोचो, इसको जब सॉल्व करेंगे, चलो कर ही लेता हूं मैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्या ये 72 और 375/8 हुआ? ये आपका मेन डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 2x हो गया। ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, x प्लस एक्स डेट इज 2x माइनस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और यहां आ गया है 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8x स्क्वायर 80x 75 इंटू 2 75 इंटू 10, ये तो हुआ 8x स्क्वायर 80, इसका काम खत्म। 75 इंटू 2 150, 75 इंटू 10 750। अच्छा, 8x स्क्वायर माइनस 80x, इधर की सारी चीज़ जब इधर आएगी तो ये प्लस था, ये माइनस 150x हो जाएगा, और ये माइनस उधर जाकर प्लस 750, यहाँ तो इज इक्वल टू 0 बचा। क्या ये इक्वेशन 8x स्क्वायर 150 और 80 को जोड़ेंगे दोनों निगेटिव में, कितना होगा 230, तो माइनस 230 प्लस 750 बराबर 0। देखो इसमें से कॉमन लिया जा सकता है 2 से तो ये भी कटेगा, इवन नंबर है। 4 कॉमन क्यों नहीं लिया? क्योंकि 4 से ये 30 नहीं कटता, 50 नहीं कटता। 4 से कटने का रूल क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट जो है आपका 4 का टेबल में आना चाहिए, 4 के मल्टीपल में आने चाहिए लास्ट का 2 डिजिट। तो यहाँ 50 है, 4 के टेबल में 50 नहीं आता, 52 तो आता है, 48 तो आता है, 50 नहीं आता। वैसे ही 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 32 तो आता है, 28 तो आता है, इसलिए 4 कॉमन नहीं ले सकते, वरना 4 से भी लग जाता। तो 4 कॉमन नहीं लिया जाता। तो 2 लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा भाई, 2 कॉमन लेने का मतलब 2 से डिवाइड, बस रिड्यूस कर ले, ऐसा कर रहे हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब इसको 2 से कॉमन लोगे तो क्या 115 बचेगा, और यहाँ 2 से कॉमन लोगे तो 375 बचेगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। हमें मिडिल टर्म चाहिए, बोलो, और यही तो आ रहा है। मिडिल टर्म कितना कितना आएगा? तो क्या इस 375 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे? मैंने बताया था मल्टीप्लाई के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ इंटू 4 करेंगे और पहले 2 से ले लेंगे। तो 375 का तो 375 रहेगा, लेकिन 4 बन जाएगा 2। फिर 2 से करेंगे तो ये ख़त्म 375। 5 से कट रहा है, हमें मालूम है। 3 से भी वैसे कट रहा है, चूँकि 15 आ रहा है, 3 से भी कट रहा है, लेकिन चलो 5 से लगा दिया मैंने। तो 7 5 35 25, फिर 5 से काट दो 15, फिर 5 से काट दो, ये हमारे पास आया। मिडिल टर्म कितना आना चाहिए? 115। ज़रा चेक करते हैं, 25 और ये कितना हो गया? 25 पंचे 100 नहीं, 50 25 25 तिया 75, और ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। 75 और 20 नहीं हुआ ना, 75 और 20 नहीं हुआ। चलो 75 और 40 होता। तो अब क्या करेंगे? -100 -15, -100
तो ये हो गया 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 100, ये हो गया, और ये 15, यानी मिडिल टर्म आपका आ रहा है -100 और -15। इनको एक साथ, बाकी सबको एक साथ। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म का x की वैल्यू निकालनी है ना, मिडिल टर्म का साइन चेंज कर लो, तो कितना आ गया 100/4, मतलब 25 आवर। अच्छा, दूसरी वैल्यू भी प्लस में आ रही है बेटा, -15 को क्या लिखेंगे, +15/4 आवर। यानी अब छोटा वाला जो है डायमीटर, छोटा वाला स्मॉलर डायमीटर टाइप, वो ले रहा है या तो 25 घंटा बेटा, या तो वो ले रहा है 25 घंटा जब अकेले भर रहा है तो, या वो ले रहा है 15/4। ये 15/4 को हम सोच रहे हैं, टाइम फ्रैक्शन में हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, ये खुद टाइम दिया हुआ है फ्रैक्शन में, टाइम वाइम फ्रैक्शन में हो सकता है, एज थोड़ी है कि फ्रैक्शन में नहीं आवेगा, एक टाइम है भरने का टाइम, वो तो मिनट में भी आ सकता है, घंटे में भी आ सकता है। तो अभी हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, चूंकि दोनों वैल्यू मेरी आ गई है, तो क्या दोनों आंसर मेरा सही है या कोई एक सही है, तो उसको चेक करेंगे। अगर निगेटिव आ जाता तो पहले ही काट देते हैं, क्योंकि टाइम निगेटिव में कभी नहीं आता है, बट चूंकि दोनों पॉजिटिव में आए इसलिए दोनों को भी रहने देते हैं। यानी स्मॉलर डायमीटर वाला 25 घंटा समय ले रहा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अगर स्मॉलर वाला 25 घंटा समय लिया है, बोलो, तो लार्जर वाला कितना लेगा, अरे 10 घंटा कम लेगा समय। x की जगह पे चाहो तो रख दो या ऐसे ही सोचो, 10 घंटा कम ले रहा था, 25 - 10 कितना हो गया रे, 15। तो एक आंसर तो ये आ गया कि सर दोनों एक साथ भरते हैं तो 9/3/8 आवर लेते हैं, अलग अलग भरेंगे तो 25 और 15, 25 घंटा समय ले रहा है स्मॉलर वाला, और लार्जर वाला उससे 10 घंटा कम समय ले रहा है, यानी 15 घंटा ले रहा है। इसमें कोई दिक्कत। अब आते हैं, जब आपने क्वाड्रेटिक बनाया ना, तो x का दूसरा आंसर भी आया, इस पर तो आपने चेक कर लिया, इस पर चेक करते हैं, पहला लॉजिक सुनते हैं। इसकी वैल्यू अगर आप निकालो फ्रैक्शन में तो लगभग मैं 4 मान लेता हूँ। अगर ऊपर 16 होता, नीचे 4 होता तो 4 घंटा आता। भाई ये 15/4 है, हालांकि 4 से भी कम है, 3 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, लेकिन मैं मान लो मोटा मोटी राउंड ऑफ करके निकालूंगा तो ये 4 घंटा आएगा। तो 2 आंसर आ रहा है, या तो 25 घंटा या 4 घंटा। अब लॉजिक लगाओ, दोनों मिलकर भरता है तो ये तो 9 घंटा है, 9 घंटा के बाद है ये 3/8। इसी को सॉल्व किया तो आया था 75/8 को अगर पॉइंट में निकालना चाहो तो 9 घंटा कुछ होगा, 8 9 72। तो ये जो आ रहा है टुगेदर वाला टाइम आया है, ऊपर एक टाइम, दोनों मिलाकर जो समय लेते हैं। तो यार 2 टैप को खोल रहे हो, दोनों पानी भर रहा है तो 9 घंटा ले रहा है। और तुम्हारा कहना कि ना खाली एक टैप को खोलेंगे, वो भी छोटे वाले को, स्मॉलर वाले को, लार्जर का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, तो 4 घंटे में भर देगा। ये कैसे पॉसिबल है, समझ रहे हो बात को? इसलिए भी ये गलत है, लॉजिकली हमें समझ में आ रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को जो समय लग रहा है, दोनों मिलाकर, वो सबसे कम समय लगेगा, अकेले अकेले जो समय लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं ये लॉजिक? दूसरा लॉजिक सुने, अगर आपने x की वैल्यू 4 घंटा मानी, और ये 4 घंटा किसका आ रहा है, स्मॉलर का, तो फिर लार्जर का कितना आएगा, -6, क्योंकि 10 घंटा कम लेगा लार्जर के मुकाबले। अगर x की जगह पे मैं 4 रख दूं तो यहाँ तो आंसर थोड़ा बहुत चलेगा, चलो भाई समय प्लस में आ रहा, 4 घंटा x मान सकते हैं, लेकिन स्मॉलर के मदद से अगर लार्जर का निकाले, 4 - 10 -6, माइनस में आंसर नहीं आता। तो अगर आप x की ये वैल्यू लार्जर में रखेंगे तो आंसर निगेटिव में आ जाएगा, इसीलिए हम ये वैल्यू नहीं मानेंगे। तो 2 लॉजिक से मैं यहाँ पर इस आंसर को काट रहा हूँ। एक तो मिलाकर जो समय लग रहा है उससे भी कम समय आया है अकेले का, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है 25 घंटा, क्योंकि मिलाकर 9 घंटा, अकेले 25 घंटा समय ले रहा है, ये पॉसिबल है।
लेकिन 4 घंटा ये पॉसिबल नहीं है। ये लगभग 4 घंटा आ रहा है, इसलिए मैं इसको बार बार 4 बोल रहा हूँ। वैसे तो 4 से भी कम है, लेकिन 4 मान लिया। और ये माइनस में आ जाएगा दूसरा लॉजिक। समझ पाए ना समझ पाए? तो ये है हमारा आंसर बनाने का तरीका कि आप पूरा वही औरत मर्द वाला सिस्टम है। तो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन तो है ही नहीं, बाकी 10वां 11वां तो कल ही हो गया था। बोलो। चलिए लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 सबसे आसान एक्सरसाइज है एक्चुअली 4.4। क्या है भाई क्वेश्चन? फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। नेचर का मतलब समझ गया ना, डिस्क्रिमिनांट निकालना है, यानी इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से बना लो, क्योंकि तुम पहले निकालोगे डी की वैल्यू सॉल्व होने लायक हुई, मतलब रियल निकली, पॉजिटिव या 0 के बराबर, तो रियल है भाई। और जब रियल निकल जाएगी तो सॉल्व भी कर लेना, अल्फा बीटा निकाल लेना। तो बताइए मैं पहले का कौन सा बनाऊं? चलो डी तक तो मैं सब निकाल ही देता हूं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। बोल डी बराबर क्या होगा? b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? -3 का स्क्वायर 9 -4, a की जगह पे 2, c की जगह पर 5। देख 9 माइनस 8 पंचे कितना आ गया रे आंसर? निगेटिव में आ रहा है, यानी d लेस देन 0 मतलब अनरियल रूट्स हैं, निकलेंगे ही ना, पॉसिबल ही ना है। ये पॉसिबल नहीं है कि सॉल्व हो। तुम मिडिल टर्म से भी ना निकाल सकते हो भाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी तुमसे काम नहीं आवेगा। तुम बहुत ज़्यादा करोगे तो 5 और 2 कैल्शियम लोगे, कितना आवेगा? 10। मिडिल टर्म -3 है। लोग सोच सकते हैं 5 और 2, सोचने में कोई बुराई थोड़े है, सोच सकते हैं, लेकिन अब पूरी लॉजिक बात समझे। अगर मैं मिडिल टर्म रख रहा हूँ -5 और +2, तब ना ये -3 होगा, दोनों ऐड होकर। लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ज़रा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना ज़रा। 10 आया लेकिन माइनस में आया, और यहाँ 10 प्लस में आ रहा बेटा। 5 × 2 दिस इज प्लस, तो ये तो +10 आ रहा है, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आ रहा था? -10। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आप कैसे भी बनाओ। अब कोई बोलेगा सर ऐसे नहीं, हमने मान लीजिए ऐसे बनाया था तो क्या दिक्कत था? तो ज़रा देखो दिक्कत में कहाँ फंसोगे। तुम -3x को बहुत ज़्यादा करोगे तो ऐसे लिखोगे -5x + 2x + 5 = 0। तुम क्या करते हो? एक बार पेयर यहाँ बनाते हो, एक बार पेयर यहाँ बनाते हो। अब इनमें से पेयर क्या बनेगा? खाली x, जो कॉमन निकल सकता है। यहाँ पे क्या बचेगा? 2x - 5। अब तुम क्या चाह रहे हो? यही ब्रैकेट यहाँ पर बचे, ये तुम्हारी चाहत है। अगर ऐसा तुम कर पाए तब तो ठीक है, ये फैक्टर बन गया ब्रैकेट वाला। लेकिन देखते हैं क्या ऐसा हो पाएगा। तो इतना पार्ट तो बेटा सॉल्व कर ही लिए थे यहाँ तक। अब सोचो इसमें से अगर आपने 2x निकाल लिया, यहाँ से 2x, तो यहाँ पर 1 बचा, तब ना ये वापस मल्टीप्लाई ये बनेगा। अब सोचो +1 × 2x + 2x, बड़ी अच्छी बात है भाई, लेकिन +1 और -5 मल्टीप्लाई होकर +5 नहीं होता है, ये तो प्लस लाना पड़ेगा मुझे। तो ये ब्रैकेट रिपीट हुआ ही नहीं, तो ये फैक्टर नहीं हुआ। फैक्टर वो होते हैं जो कॉमन निकल जाए ब्रैकेट में। समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा है? तो ये पॉसिबल। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं c को -5 बोल देता, क्या बोल देता? तब तो आ जाता ना बेटा, क्योंकि -10 हो गया, इनका प्रोडक्ट भी -10 हो गया, मिडिल टर्म से बड़े प्यार से बन जाता। मिडिल टर्म से प्यार से बनने का मतलब है तेरा डी परफेक्ट रूट बनेगा बेटा। परफेक्ट रूट कैसे बनेगा तनिक देख। 49 इज अ परफेक्ट रूट। हाँ कि ना? ये सब पढ़ा रखा है। डी परफेक्ट रूट आएगा तभी मिडिल टर्म से बनेगा। देख ले जरा कैसे बन रहा। अगर इसको मैंने -5 कर दिया तो सी की जगह -5 लिखूंगा। -5 और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, सब मल्टीप्लाई कर दे। 40 9 49। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, रियल और अनइक्वल। अनइक्वल तो ही एक वैल्यू आएगा +5, दूसरा वैल्यू आएगा -2।
था ना बोलना भाई, मगर ऐसा था नहीं, ये था नहीं, जो था वो ये था, जो था वो ये था कि इसको प्लस था, ये भी प्लस था। जब ये प्लस था तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस आया था 40, इसका मतलब सॉल्व कराकर -31। जवाब हम पहले दे चुके हैं अनरियल। जब अनरियल लिख देते हो तो इसका मतलब है डी निगेटिव में आया है, यानी हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, इसको कर ही नहीं सकते, अनरियल रूट्स। चलो भाई इसका दूसरा इक्वेशन 3x² -4 √3x +4 बराबर 0। क्या हम लोग डी निकाल लें? क्योंकि पहला सवाल तो यही है कि मुझे नेचर फाइंड करना है, तो डी बराबर b² - 4ac। चलो बता भाई b² की वैल्यू कितनी लिख दें हम लोग? 48। समझ में आया? -4 √3 है, x के साथ जो होता है वो b होता है। देख बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 √3 का 3, 16 × 3 दैट इज 48। तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकता है। -4 √3 का स्क्वायर कर, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 √3 का 3। अच्छा बता, 4 × a की जगह पे 3 और इसकी जगह पे 4, तो 4 4 जा 16 × 3 48, दिस इज 0। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे ना, a और c को हम लोग, तो आएगा 12। यही AC की वैल्यू 12, 12 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48, -48 + 48 0। 0 का मतलब क्या हो गया रे? 0 का मतलब क्या हो गया? √0 भी 0 होता है, लेकिन D बराबर 0 का मतलब समझा जा रहा है रियल एंड इक्वल। नहीं समझ पाए तुम लोग? नहीं समझ पाए ना? समझ गए? रियल और इक्वल। रियल और इक्वल में चलो अल्फा तो निकाल लोगे, कैसे बताओ? अल्फा बराबर क्या आएगा बताओ? अल्फा बराबर क्या आएगा? रूट लिखो चाहे /2 है। बीटा बराबर क्या आएगा? -b/, कोई दिक्कत? तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 √3, माइनस लगा हुआ है तो भाई क्या कर सकते हैं? माइनस प्लस हो गया क्या? ये तो लिखेंगे b की जगह पे, और आगे लगा हुआ है माइनस, तो माइनस प्लस b √3, और ये हो जाएगा कितना बेटा? 6। 2 से काट दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा। अच्छी बात है कि रैशनलाइज हुआ है, चूँकि डिनोमिनेटर आपका बिना रूट के है। अब इसको खामखा आप तोड़ने की कोशिश मत करो कि इस √3 से ये नीचे 2 √3 है, 3 का मतलब 2 बार √3 है, 1 √3 से 1 √3 खत्म हो जाएगा। एक आंसर ये भी आ सकता है 2/√3, इस √3 से नीचे का 1 √3 कट कैंसिल हो गया, लेकिन फिर वो इर्रेशनल नंबर आया, मतलब डिनोमिनेटर रूट में ना रहे तो बेहतर है। तो ये वो तो ऑप्शन में देखेंगे, अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन माना जाता है या ज़्यादा अच्छा आंसर माना जाता है। खैर बीटा बराबर भी यही आएगा, क्योंकि इक्वल रूट से बेटा। नहीं समझ पाए? अरे बोलो ना, हाँ ना यार। अच्छा, क्या मैं इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से बना सकता था? रूट लगा हुआ है, मैं ऐसे चाह रहा हूँ, मेरा दिल चाह रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये तो हो गया भाई, ठीक है, रियल इक्वल है तो सॉल्व भी कर लिया, रियल इक्वल है तो सॉल्व भी कर लिया। भाई इक्वेशन के साथ जितना खेल सकते हो खेलो, उतना समझ में आएगा। अभी तो खैर पहली बार है, जब रिवीजन कराएंगे तो और बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बेसिक बातें तो हो ही चुकी हैं। आगे बताओ, क्या इसको मिड टर्म से बनाऊं मैं? तो मिड टर्म से बनाऊंगा तो 4 और 3 12 हो गया क्या? अरे 4 और 3 12 हो गया क्या? मैंने बोला था ना, क्या बोला था कि जब रूट मिडिल टर्म में लगा रहता है तो देखते हैं रूट में क्या लगा हुआ है, तो पता चलता है रूट में 3 है, तो 3 चौके 12, तो इस 3 को तो लिख देंगे √3 और इस 4 को लिख देंगे 2 2, तो आ तो गया 2 √3 2 √3, बन तो गया मिडिल टर्म। कितना आसान तो है मिडिल टर्म को लिखना। ये सिखाया है इससे पहले भी एक बार हमने, जब भी रूट रहे मिडिल टर्म में बेटा तो काफ़ी आसान होता है, क्योंकि मुझे पता है एक वैल्यू तो √3 आनी ही आनी है। तो आप 3 को 2 बार बना दो, √3 और 4 को 2 2, यानी मिडिल टर्म आप लिखने वाले थे -2 √3 ऐसा आप लिखने वाले थे।
अब ज़रा देख लो, दोनों को जोड़ो, -2√3 -2√3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, -4√3। अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, तो 4 × 3 तो चाहिए था मुझे। नहीं समझ पाया? अरे नहीं समझ पाया क्या? समझ गया कसम से? अब डायरेक्ट आंसर निकालना सीख। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, सब कुछ ये तो हो गया, ये तो बहुत आसान है भाई। डी निकाल लिया, डी की वैल्यू 0, फिर अल्फ़ा बीटा पूरा फार्मूला लगा होगा कि हाँ, नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से। अब सुनो, अगर तुमको ये बात पता कहीं से चल जाए, क्या बात पता चल जाए कि डी की जो वैल्यू है ना, डी की जो वैल्यू है वो 0 है, क्या पता चल जाए? यानी 0 भी एक परफेक्ट रूट होता है, √0 की वैल्यू 0। डी की वैल्यू क्या क्या हो जाए, डी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 16, डी की वैल्यू 25। समझ पा रहे क्या? तो इन सब के लिए मिडिल टर्म से निकलेगा, अल्फा बीटा अलग अलग होंगे, अल्फा नॉट बराबर बीटा, ये तो है डी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव में है, लेकिन ये वैल्यू बता रहा है परफेक्ट रूट है, तो आप इसको मिडिल टर्म से बना सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मिडिल टर्म से ये भी बनेगा, क्योंकि ये भी परफेक्ट रूट है, ये भी परफेक्ट रूट है, मिडिल टर्म से बनेगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, मिडिल टर्म से बनेगा बेटा, मिडिल टर्म से। लेकिन मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से भी बना लेता हूं एक लाइन में। अब ये बड़ी अजीब बात है, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड एक लाइन में? हाँ, एक लाइन में। कैसे? ये सिर्फ इसके लिए जब डी 0 होगा तो। अब कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड क्या है, ये ध्यान से सुनेंगे। यही एसी की बात कर रहा हूँ, जहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, जहाँ स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, इन्हीं को बस सेलेक्ट करना, बीच वाले टर्म को देखना ही नहीं। यानी इन सब को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से बना सकते हैं, इसको एक स्पेशल मेथड से बना सकते हैं जब डी 0 है तो। वो स्पेशल मेथड क्या है सुनेंगे। वो स्पेशल मेथड ये है कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है। होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? क्या मैं इस 3x² को √3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? भाई x पे स्क्वायर है तो √3 पे भी स्क्वायर लगा दो। यहाँ अगर 4 होता तो 2x का होल स्क्वायर करता, यानी ऐसा नंबर जिस पे रूट लगा के कर दो। यहाँ 16 होता तो 4, 8 होता तो √8 का स्क्वायर, जैसे ये 3 है तो √3 का स्क्वायर। अरे बोलो ना। और इसको क्या लिखेंगे? तो एक साथ लिख, होल स्क्वायर का यही मतलब होता है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग। ये भी स्क्वायरिंग, ये भी स्क्वायरिंग, इक्वल टू 0 आंसर। बाद में समझता रहना, ये इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना। अगर मुझे कहीं से पता चल जाए डी 0 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले और आखिरी को एक साथ लिख रहा हूँ होल स्क्वायर करके। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा बेटा तो 0, तो तुम स्क्वायरिंग ख़त्म कर दो। इस स्क्वायर को ले जाएंगे कहाँ, =2 के बाद इधर, तो रूट लग जाएगा का √0 भी, तो √3x + 2, तो x बराबर ज़रा बता तो +2 गया तो, और √3 देख यही आंसर आया था। वो तो रेशनलाइजेशन करने के बाद आंसर चेंज हुआ था। क्या यही आंसर था? प्लस में था। अरे आंसर किस में था? प्लस में था, माइनस में तो नहीं था ना, माइनस में तो नहीं था ना, किस में था? तो अभी एक चीज़ बस बची हुई है, मिडिल टर्म का साइन अगर माइनस है तो तुझे यहाँ माइनस रखना है, अगर मिडिल टर्म प्लस होता तो प्लस रखते हैं। तो अब ये प्लस में आंसर आया, यानी इनका स्क्वायर करेंगे, मिडिल टर्म दिखला के साइन बताएगा, मिडिल टर्म साइन बताएगा। अब एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। क्या मैं इस a - b का होल स्क्वायर निकालूं, a² + b² -2ab, इसलिए मैंने कहा कि अगर यहां प्लस होता तो +2ab। यार या तो ये माइनस होगा या प्लस होगा। समझ पाया ना? समझ पाया? नहीं समझ पाया तो वही पुराने मेथड से बना।
लेकिन मैं तुझे सिखा रहा हूं, जब भी कभी डी जीरो हो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड ट्राई करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड क्या है? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म होल स्क्वायर में लिखा जाएगा, बीच में कैसा साइन होगा ये मिडिल टर्म का साइन बतावेगा। मिडिल टर्म निगेटिव तो निगेटिव, मिडिल टर्म पॉजिटिव तो पॉजिटिव, मिडिल टर्म का साइन बतावेगा। तो ये सब बहुत सारे मेथड है। इन क्वाड्रेटिक में तो बहुत कुछ है बेटा, एक अकेला इक्वेशन एक्सप्लेनेशन करने का तरीका, बनाने का तरीका बहुत सारा, लेकिन धीरे धीरे हम सबको सीखेंगे। बेसिक जो बात आपको पढ़नी है कम से कम वो है फैक्टराइजेशन मेथड आपको आना चाहिए, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड जिसका नाम है, पेयर वेयर बना के बना लो। दूसरा आपको ये भी आना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, और तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट का क्या बोला जा रहा है? 2x का होल स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर, सबसे पहले d निकाल, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ज़रा बता, b की वैल्यू 36 माइनस 4, 4 दूनी 6, 36 में से 24 गया 12, यही तो होगा। 2 इंटू 3 कर दोगे तो 6, 6 इंटू 4 24। तो d ग्रेटर दैन 0 है क्या? तो क्या आएगा? रियल एंड। अच्छा बता, ये जो तेरा d आया है वो कैसा आया है? इम्परफेक्ट रूट। 9, 16 आता तो मिड टर्म से बनता, यानी मिड टर्म से नहीं बनेगा, मिड टर्म से नहीं बनेगा। मिड टर्म से क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 3 दूनी और 6 का तू बहुत ज़्यादा करेगा तो क्या करेगा? 2 इंटू 3, तो दोनों को जोड़ेगा तो 5 होगा, जबकि मिड टर्म 6 है। मैंने कहा था मिड टर्म अगर बड़ा हो जाए, मिडिल टर्म अगर बड़ा हो जाए तो नहीं बना सकते। तुम बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, पॉसिबल कहाँ है? और क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्योंकि d की वैल्यू जो आ रही है वो देखो इम्परफेक्ट रूट आ रही है। मैंने कहा था 0, 1, 4, 9, 9 के बाद सीधे आ गए थे हम लोग 16, 16 के बाद सीधे 25। तो इसका मतलब यहीं पे अंडर रूट d निकाल ले भाई, अंडर रूट 12, 2 रूट 3। इस रूट 3 की वजह से मिडिल टर्म से नहीं बना, इस रूट 3 की वजह से मिडिल टर्म से नहीं बना पाए आप, समझ लो इम्परफेक्ट रूट नहीं बनता है। अच्छा खैर, अब बताओ अल्फ़ा बराबर माइनस बी, चलो भाई माइनस बी का मतलब 6 प्लस रूट डी की वैल्यू डिवाइड बाई 2a, 2 कॉमन ले ले, ऊपर से 2 कॉमन लेकर नीचे से काट दे, यही आंसर आया। और बीटा में यहाँ माइनस लगा देंगे भाई, और क्या करेंगे? माइनस बी माइनस रूट डी की वैल्यू डिवाइड बाई 2a। इस बार मैं बाकायदा कॉमन लेकर दिखला रहा हूँ, 2 कॉमन ले लिया ऊपर से, माइनस रूट 3 बटा 4, 2 से काट दे, तो द करेक्ट आंसर इज 3 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो 2 आंसर आ गया, एक आया 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2, दूसरा आया 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। मिडिल टर्म से तुम नहीं बना सकते थे, लेकिन फैक्टराइजेशन सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूले से बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही हो गई कि हम लोगों ने निकाल लिया। बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत ना है। तो सारा खेल डी निकाल कर है, डी ही नेचर है। क्वेश्चन में कह रहा था कि आप नेचर निकालने के बाद सॉल्व कीजिए, वो बोले चाहे ना बोले रियल ही सॉल्व होते हैं। तो वो कह भी रहा है कि अगर रियल है तो सॉल्व करो, तो भाई सॉल्व तो वैसे भी करना था, रियल ही सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। सवाल समझ में आया ना आया? नहीं आया? आ गया? मेरे समझ में नहीं आया भाई, मेरे समझ में तो ना आया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? k की वैल्यू निकालो जिसके लिए रूट क्या हो? इक्वल हो, मतलब इसका अल्फा इसका बीटा दोनों निकलेगा और बराबर आवेगा। इक्वल रूट्स कैसे बनाएंगे भाई? कंडीशन लगा देंगे इक्वल रूट्स का, और क्या करेंगे? बोलो,
तो क्या लिखेंगे, डी का मतलब क्या होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़रूर 0 रही होगी। इसका मतलब बी स्क्वायर ज़रूर बराबर रहा होगा 4ac के, तब ना इनका रेशियो 1 आता है। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे बी कितना है, x के साथ, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ k था तो k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a कितना है, c कितना है, तो k कितना आ गया, सारे के सारे गधे उठकर यहीं आ गए हैं। हमने कितनी बार बोला है, कितनी बार बोला है कि रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं गधों। इस 4 का 2 निकाल दिया, इस 2 का ना निकला, इस 3 का ना निकला, रहे दिया। तो पहले सबको मल्टीप्लाई करेगा गधा की तरह, उसके बाद फिर निकालेगा √24। है ना रे गधा साहब ना। अगर यही चीज़ 20 होती, 32 होती, 46 होती तो करते रहते गुना बैठ के। हम रिड्यूस करके लाते हैं और छोटा छोटा करके, जितना निकल रहा निकलता चले जाएंगे। मल्टीप्लाई में है भाई, जितना निकलता चला जाएगा निकाल देंगे, बाकी जो नहीं निकलेगा उसको रहने देंगे रूट के अंदर। तो k की वैल्यू ये आई, हाँ कि ना, मगर चूंकि रूट है इसीलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि आंसर प्लस माइनस दोनों में आ सकता है। हो सकता है पीछे आंसर की में आपके एक ही वैल्यू दी होगी, मगर आप जानिए इस बात को कि हमारा b जो है ना, b माइनस रहता तब भी स्क्वायर पॉजिटिव आता, अब प्लस रहता तब भी स्क्वायर पॉजिटिव आता, क्योंकि फॉर्मूले में b स्क्वायर है बेटा, और हमें मालूम है रूट की वैल्यू प्लस माइनस आती है। अब तुम ये रख के देख लो, इस k की जगह पे तुम 2√6 रख के भी देख सकते हो, माइनस 2√6 रख के भी देख सकते हो, d निकाल के 0 ही आएगा और अल्फा बीटा की वैल्यू बराबर आएगी। नहीं समझ पाया, अरे बोलना हाँ ना यार। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर तुझसे पूछ लेता इस क्वेश्चन में कि वो रूट क्या है, वो रूट क्या है जो आपस में बराबर है। k की वैल्यू बात की बात है, k की वैल्यू तो निकाल ही लिया मैंने खैर, लेकिन k की वैल्यू निकालने से पहले क्वेश्चन में कह रहा है, 2 सवाल है इसमें, k की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए जिसके लिए इक्वल रूट्स हो, और वो इक्वल रूट्स कितने कितने हैं। तो कैसे करोगे, k की वैल्यू पुट करेंगे, फिर फायदा क्या हुआ इल्म चीवर में आने का, कुछ फायदा है का, गधे और गधियों अभी सिखाया था। अरे कुछ सोच के सिखाते हैं, बिना के निकाले पहला आखिरी का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2x का होल स्क्वायर इतना, बीच का मिडिल टर्म लेट अस एज्यूम, चूंकि ये प्लस दिया हुआ है तो पल से मान लेते हैं यार, इसका जो होल स्क्वायर होता है वही 0, स्क्वायर लगाकर 0 मत लिख, क्योंकि मुझे मालूम है स्क्वायर उधर जाकर, अबे तो x निकालने में कितना टाइम लगा रे, आंसर निकाल ले बैठ के। k निकालने में ज्यादा समय लगता है और मेरी ट्रिक से वो इक्वल रूट्स निकालने में कम समय लगता है। तू रख के निकाल लीजिए, घर पर निकाल लीजिए रख के, भाई क्या दिक्कत है, निकाल लो रख के भाई। अब तो तुम मिडिल टर्म से ही बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है, चूंकि d की वैल्यू 0 है, तो इतना दम यकीन रखो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी बनेगा, क्योंकि d परफेक्ट रूट आ रहा है बेटा, 0 भी परफेक्ट रूट है। बट 0 पे तुझे सिखाया है एक चीज, क्या सिखाया है, पहला टर्म आखिरी टर्म होल स्क्वायर के टर्म में होनी चाहिए, होल स्क्वायर के टर्म में। कोई नहीं पढ़ाता है, ना किसी किताब में लिखा है, ये सब प्रैक्टिस करेंगे, खुद से निकाला हुआ है मेरा, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग लगाइए, बन जाएगा बेटा। इसलिए कह रहा हूं जितना मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, इसलिए बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन खैर बहरहाल क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं था, जितना पार्ट था उतना तो आपने निकाल ही लिया, ये आंसर है। मगर हम लोग क्वेश्चन में आगे की भी डिस्कशन करते हैं, जो पार्ट नहीं है दे सकता है, मैथमेटिक्स इसी का नाम है। सिर्फ आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को मत समझिए, क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे अंडरलाइनिंग मीनिंग भी हैं, और वो मेरी आदत होती है कि जब पढ़ाओ तो फिर डिटेल में पढ़ाओ हर चीज़,
फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, ट्रिक्स भी सीखे और इंटरेस्ट लेवल का पैटर्न भी आपको सीखने को मिले। चल दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएगा जल्दी से बता तो मुझे। इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन तो पहले ही स्टेटमेंट में कह चुका है। क्या होगा बेटा बोलो, क्या करेंगे बोलो जल्दी से। इसमें पहले इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के रूप में लाएंगे। इक्वल रूट्स का मतलब होता है कम से कम 2 रूट। अकेले रूट को इक्वल थोड़े कहते हैं। अकेला रूट किस में निकलता है, लीनियर इक्वेशन में। इक्वल रूट्स बोल रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली कम से कम 2 रूट तो हैं, और 2 रूट का मतलब क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, kx में x से मल्टीप्लाई, फिर इस kx को इस 2 से मल्टीप्लाई। अब दिख गया ना क्वाड्रेटिक। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, चाहो तो लिख दो पूरी कहानी, फॉर इक्वल रूट्स, चाहो तो और लिख सकते हो, रियल एंड इक्वल रूट्स। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर। अच्छा b की वैल्यू कितनी होगी, अरे b की वैल्यू कितनी होगी, -2k, क्योंकि x के आगे जितना है सब का सब b है, x के आगे है -2k। अच्छा -4, a की जगह पे बोल k, स्क्वायर के आगे जो होगा, और c कितना है बराबर। अच्छा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k बराबर 0। कैसे बनेगा यहाँ के बाद मुझे कोई समझाए। इतना काम कर लिया, d बराबर 0 था, d बराबर 0 था यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 था। उसके बाद हमने रखा उखा, ये आ गया भैया। हाँ बताया जाए कैसे बनाएंगे। हाँ 4k कॉमन ले लेंगे। एक बात आई, 4k कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल सही बात है। 4k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, k माइनस बराबर, अब क्या करें, 4k को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। चूंकि न्यूमरेटर अगर किसी का 0 है तो 4k से डिवाइड करो, कोई फर्क ना पड़ेगा। न्यूमरेटर इज 0 तो k बराबर का आ गया रे, कोई और मेथड, कोई और मेथड। हमारा दिल ना चाह रहा था कॉमन लेवे का, कोई और मेथड, ऐसे ही दिल कर रहा मेरा, कोई और मेथड बोल जल्दी से, बोलो। अरे कोई और मेथड बोलो जल्दी से। कोई और मेथड। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुझे दिख रहा है, अरे क्या ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो इसका तो डी भी निकाल के ही बना सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k तेरे लिए वेरिएबल हो गया, k वेरिएबल हो गया, बाकी जगह x वेरिएबल होते हैं। तो अब मेरे लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये a होगा स्क्वायर के साथ जो है, और b होगा ये c 0 है। तो हम लोग बना सकते हैं d। मैं जानबूझ के तो थोड़ा सा बनाना चाह रहा हूँ, देखता हूँ क्या आता है, मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, d का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। जरा देखो b किसको कहूंगा, जो k के साथ हो, -24 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 4, c कितनी है 0 है बेटा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें कहीं पर। तो इसका मतलब ये वाला पूरा पार्ट 0, और -24 का स्क्वायर प्लस 576। अब d को तुम रूट में भी रख सकते थे, वही बात आती, कितनी 24। अल्फा निकालना चाह रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, बताओ जल्दी से। अल्फा निकालना चाह रहे हैं, हालांकि जानबूझ के लंबा गए हैं, कोई बात नहीं, आसान तो मेरे पास था ही, आसान वाला तो सबसे लास्ट पढ़ाऊंगा, तब दांत तले उंगली दबाओगे। और ये बात क्यों, क्योंकि मैंने पढ़ाया है इसलिए पूछा था बस, और कुछ नहीं। अल्फा बराबर -b प्लस √d/2a, -b हो गया कितना रे 24 प्लस 24 बाई 2a, 24 24 48, 4 दूनी 8। एक आंसर आ गया। दूसरा का आंसर -b माइनस √d/2a।
-24 दैट इज +24 -24 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 0/8 0। अगर आपको याद हो तो किसी ज़माने में पढ़ाया है कि जब c 0 होगा 1 ऑफ द रूट इज 0, जब b 0 होगा तो सिमेट्रिक ग्राफ आवेगा, न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होगा, अल्फा बीटा का मैग्नीट्यूड बराबर, साइन अलग अलग। लेकिन c 0 पे क्या पढ़ाया है? 1 ऑफ द रूट इज 0। अगर अल्फा 0 है बेटा तो बीटा कुछ ना कुछ निकल कर आवेगा। समझ पाए ना समझ पाए? अच्छी बात क्या है कि जब आपका दो ही टर्म रहता है, जब दो ही टर्म रहता है तो हम कोई मेथड नहीं लगाते हैं। कॉमन लगा के बना सकते हैं, जैसा बताया था उसने, तो कॉमन लगा के हम बना दिया। मेरा दिल नहीं कर रहा कॉमन निकाले का, अरे मत निकालो। 4k² -24 के को उठा के उधर तो +24 के, यहाँ के 2 बार है, एक बार से एक बार के ख़त्म, 4 से 24 ख़त्म। सिंपल सा लाइन में -रूट के उधर चला गया, के कट गया 4 से 4, के बराबर 6। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे क्या कि ये क्वाड्रेटिक था तो आंसर 2 निकलना चाहिए था के की वैल्यू। जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक था, मैंने मिटा दिया, बहुत देर तक रखे हुए थे, लेकिन इस क्वेश्चन को बना रहे थे तो मिटा दिया यहाँ पर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था? वहाँ भी k² आया था बेटा, वहाँ भी k, तो वहाँ 2 आंसर आया था, एक प्लस में एक माइनस में। बोल आया था कि नहीं आया था? तो इसका मतलब वहाँ पर b 0 रहा होगा, b 0 सिर्फ k² रहा होगा, अल्फा प्लस में बीटा माइनस में, सेम मैग्नीट्यूड। 2√3 था शायद, 2√3 था शायद। तो एक प्लस में वैल्यू आई थी, एक माइनस में आई थी रूट। बोलो, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि एक आंसर क्या आएगा तेरा 0 और दूसरा आंसर क्या आएगा 6। मगर दोनों आंसर चेक करेंगे, 0 खास तौर से चेक किया जाता है, तो कहेंगे यहां पर 0 कभी नहीं होगा, k बराबर खाली 6 ही होगा। 0 कभी नहीं होगा, k बराबर हमेशा हो सकता है ऑप्शन में दिया रहे 6 0 बोथ। जो लोग बनाते हैं होशियार ना, वो बोलते हैं कि ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। सर इस फैक्टर से बनाया ना तो 6 आया, और हमने इस k-6 को जब उधर ले गए तो यहाँ पर 2 तरीके थे बनाने के। 4k यहीं पर रखते, 0 डिवाइड बाई k-6 भी तो ले जा सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में। तो ये वाला पार्ट जब उधर चला गया तो क्या ये 0 बच गया? फिर इस 4 को उठाकर उधर ले गए तो k बराबर 0 आ गया। तो सही बात है भाई, k के 2 आंसर हैं, 0 और 6। मगर जब आप यहाँ 0 पुट कर दीजिएगा k की जगह तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। 6 बराबर 0 पॉसिबल नहीं है। क्वाड्रेटिक में इस बात का ख्याल रखेंगे, जहाँ भी 0 आंसर आ रहा है ना, ज़रा एक बार ऑप्शन में रख कर देखेंगे 0 रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता है। तो कहेंगे इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। इक्वेशन क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है? क्योंकि कुछ बन ही नहीं रहा है भाई। 6 बराबर, अगर k की वैल्यू 0 रख दो तो सब खत्म, इसलिए कभी नहीं रखते हैं। और 0 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा है a की वैल्यू कभी 0 नहीं रखेंगे, वरना क्वाड्रेटिक खत्म। और यहाँ a बन रहा था k आपका। एंट्रेंस का क्वेश्चन है, एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया है ये, और ऑप्शन दोनों दिया गया है, 0 भी और 6 भी। बट द करेक्ट आंसर इज ओनली 6। 0 नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा क्यों नहीं होगा? वैसे बनाओगे तो 0 आ रहा होगा, मैं खुद कह रहा हूँ। c की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो एक वैल्यू 0 आती है, मगर हम लोग लेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, एक ही वैल्यू लेंगे। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट मेथड से बनाता हूँ कि यार कुछ सोचो ही मत, ये -24 को उठा के इधर ले जाओ तो +24 के हो जाएगा। यहाँ k² था, एक स्क्वायर से एक के ख़त्म, बचेगा 4k बराबर 24, 4 को उधर ले जाना, k बराबर 6। मगर आप सोच सकते हैं, क्वाड्रेटिक है तो आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे सोच लो, आप कॉमन उमन निकाल कर सोच लो, तो आपकी एक वैल्यू 0 आएगी। या फिर डायरेक्ट जो मैंने स्पेशल केस पढ़ाया है कि वेन एवर c बिकम 0 मतलब 1 ऑफ द रूट इज़ 0, तो एक रूट अगर 0 वाला सोच रहे हो तो इसको रख कर ज़रूर रखेंगे। 0 को रख कर ज़रूर देखते हैं बेटा। वर्ड प्रॉब्लम में निगेटिव वाले को भी रख कर देखते हैं
कि निगेटिव में आंसर नहीं होना चाहिए और जीरो वाले को देखते हैं। तो ये सब बात का थोड़ा ख्याल रखेंगे, इसीलिए हर इक्वेशन को बनाकर पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो जल्दी से देखते हैं बेटा, तीसरा चौथा पांचवा कुल मिलाकर एक जैसी बात है। क्या बात है? क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है, इज इट पॉसिबल। इज इट पॉसिबल का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है क्या ये मुमकिन है, कैसे पता चलेगा मुमकिन है कि नहीं है। इक्वेशन बनाकर डी निकालना, इक्वेशन बनाकर डी निकालना मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेचर। अगर डी तुम्हारा रियल आ गया मतलब जीरो के बराबर या पॉजिटिव तो कहना पॉसिबल है, रियल रूट्स निकलेगा, एक्स की वैल्यू निकलेगी। अगर डी तुम्हारा निगेटिव आ गया तो निकलेगा ही ना भाई, इम्पॉसिबल है। फिर उस इक्वेशन का क्या फ़ायदा, जहाँ से एक्स की वैल्यू ही ना निकल पाए उस इक्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। समझ पा रहे हो? तो लीनियर में इनकंसिस्टेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। लीनियर में अगर लीनियर इक्वेशन बन रहा है तो इनकंसिस्टेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। इम्पॉसिबल इवेंट पढ़ाए थे वो, सॉरी इम्पॉसिबल पढ़ाया था मैंने लीनियर इक्वेशन, पैरेलल लाइन ग्राफ, इनकंसिस्टेंट, शुरू में बराबर बाद में बराबर नहीं, तो वो उस इक्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ पर अनरियल रूट्स का कोई फ़ायदा नहीं। तो देख जल्दी से क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्या करेंगे, जल्दी सोच, क्या बोला है, क्या बोला है, लेंथ इज ट्वाइस, तो ब्रेथ को x माना तो लेंथ हो गया 2x। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, साफ साफ कह रहा है ना कि लेंथ क्या है, ब्रेथ का 2 गुना है, तो ब्रेथ हमारा x है तो लेंथ कितना हो गया 2x। इसका एरिया बता, एरिया कितना बोल रहा है भाई 800, एरिया क्या बोल रहा है 800। जरा चेक करते हैं, लेंथ की जगह पे तुमको क्या रखना है 2x, ब्रेथ की जगह क्या रखना है, इज इक्वल टू, क्या ये 2x स्क्वायर हो गया बराबर, ये भी स्पेशल केस हो गया। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा करोगे, दिमाग लगाओगे तो तुम ये कहोगे सर हम तो ये सोच लिया सर, तो इसमें बी नहीं है, बी नहीं है, बी नहीं है तो क्या होगा, एक आंसर प्लस में आएगा, दूसरा आंसर माइनस में आएगा, दोनों बराबर आएगा। प्लस में अगर 5 आया तो माइनस में 5 आएगा। अब माइनस वाला कभी लेंगे नहीं, चूँकि आप एक्स की वैल्यू ब्रेथ बोल रहे हैं, ब्रेथ एक लंबाई है, तो यहाँ पे बड़ा आसान है, क्या करो सीधे 2 से काट दो, डायरेक्ट मेथड कहला वैसे बनाओगे भाई, क्वार्टिक वर्टिक झूठ मूठ का, बस सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझा रहा था मैं, वहाँ पर भी सिखाया था मैंने, डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से बनाओगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 400, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा √400, √400 की वैल्यू प्लस माइनस। हाँ तो क्वाड्रेटिक बना है, आंसर तो 2 आएगा ही आएगा, हम लेंगे खाली पॉजिटिव क्योंकि हमने एक्स माना है ब्रेथ, तो हमारी मजबूरी है कि हम मानेंगे, वरना इक्वेशन में तो 2 आंसर आता है, बाद में तुम डिफाइन करोगे ना कि सर चूंकि x की वैल्यू हमने ब्रेथ मानी थी तो ब्रेथ एक लंबाई है इसलिए पॉजिटिव में आएगा। तो बेटा ये पॉसिबल था, ये पॉसिबल था, लेकिन तुम्हें अगर क्वेश्चन बोलेगा एक बोर्ड में बनावेला तो तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ सॉल्व नहीं करना है, पॉसिबल बोला है ना तो तुमको ऐसे बनाना है, उसके बाद डी निकाल कर बताना है पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल के बाद फिर सॉल्व करना, डी निकाल लोगे तो अल्फ़ा बीटा निकालना है, ये है मसला। डायरेक्ट तो हम कर दिया लेकिन बोर्ड वाली बात है, और पॉसिबल पूछा है तो डी निकाल कर बता देंगे, ऐसे नहीं कि आंसर डायरेक्ट निकाल देंगे। तो डी बराबर क्या आवेगा रे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी तो तेरा 0 है, 0 का स्क्वायर 0, -4, ए की जगह पे 2, सी की जगह पे -800, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये कितना हो गया 8 चौके 32, 32 दूनी 6400, तो रूट डी कितना हो गया √6400, 2 0 का 1 0 निकल गया, 64 का 8 निकल गया, फिर अल्फ़ा बीटा निकालो। समझ पा रहे हैं सब? है तो थोड़ा सा लंबा करके बनाना है, अगर इज इट पॉसिबल बोले तो डायरेक्ट तो हम बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन पॉसिबल बोला है ना इसलिए ऐसा करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, फिर से वही इज इट पॉसिबल, यानी इक्वेशन बनाकर तब डी निकालेंगे फिर बोलेंगे। मैं देख लेता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। मान ले 2 फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड की एज x है तो सेकंड फ्रेंड की एज बता 20 - x, दोनों को जोड़ेंगे 20 होगा। अब क्या कह रहा है, 4 साल पहले दोनों का प्रोडक्ट 48 था। 4 साल पहले का मतलब ये वाला दोस्त 4 साल पहले इतने का, और ये वाला दोस्त 4 साल पहले, इसी में -4 करेंगे ना तो 20 में से 4 जाके 16 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आवेगा रे 48 ही बोल रहा है ना,
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 चौके 64 बराबर 48। सबको सोच उधर ले गए तो ये माइनस एक्स उधर जाके क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये 16 उधर जाके क्या हो गया माइनस, अच्छा ये 64 उधर जाके प्लस हो गया तो 48 और 64, 8 4 12, हाथ में रहा 1, 6 4 10 और 1 11। कहाँ? अच्छा सही बोल रहे हो। x में आ गया 16x, x में आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 64 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4x, ठीक है। तो 16 और प्लस 4 20 हो गया, 20x उधर चला गया तो माइनस में लिखा गया। तो अब अगर d निकालेंगे ना इसका तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ज़रा देख, b की जगह पे माइनस 40 माइनस 20 का प्लस 400 माइनस 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पे 112, 400 माइनस 448 माइनस 48 पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, d की वैल्यू निगेटिव आ गई। तो कहा था ना पॉसिबल है कि नहीं, इक्वेशन बना कर देख लेंगे भाई, इक्वेशन बना कर देख लेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो इस पूरे एक्सरसाइज का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ख़त्म हो गया। आप पूरा बनाइए, पैकेज भी, एक्सरसाइज भी, सॉल्व एग्जाम्पल भी, और जो भी दिक्कत होगी वो पूछिएगा फिर हमसे। खैर 5वां क्वेश्चन कह रहा है इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ को हम लोग x मान लें, ब्रेथ को हम लोग, तो पहले हम लोग को क्या बनाना है भाई, पेरीमीटर। ज़रा चेक करो पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, दिस इज़ अ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80, ओके। 2 लेंथ की जगह पे x, ब्रेथ की जगह पर, तो क्या हम लोग x प्लस वाई बराबर 40 बोल सकते हैं। ये आ गया लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल। चलो भाई आगे सुनो क्या बोल रहा है, एरिया दिया हुआ है आपका 400, तो एरिया के लिए L की जगह पर लिखेंगे x, ब्रेथ की जगह पे लिखेंगे, बोलो। अब आपके पास 2 ऑप्शन, लीजिए किसका है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ से, या तो आप यहाँ से x और y में से कुछ निकाल कर वहाँ पुट कीजिए, जैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, या फिर वहाँ से निकाल कर यहाँ पुट कीजिए। कहाँ से कहाँ पुट करें, ये भी एक तरीका है भाई, दोनों में से एक दूसरे में पुट कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ पुट करें बताओ जल्दी से, किस में से किस में पुट करें, जल्दी से बोलना भाई। कोशिश करेंगे वो वाला करें जिससे आसानी से बन जाए। तो कहाँ आसानी से बनेगा, सम वाले को हमेशा प्रोडक्ट में रखते हैं, सम वाले को बेटा। तो अगर मैंने यहाँ से x निकाला तो क्या आ गया 40 माइनस, तो अब बता मुझे x की जगह पर हम लोग रख सकते हैं 40 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 400, तो 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इसको उठा के उधर ले जा तो वाई स्क्वायर प्लस में, ये माइनस में, और ये तो प्लस में था ही। d निकालेंगे भाई, निकल गया d की वैल्यू तो ठीक है। तो d कितना आएगा बोलो, b की जगह पे माइनस 40, माइनस का प्लस 40 का हो जाएगा 1600, माइनस 4, a की वैल्यू 1, 0 आ रहा है, बोलो d की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब सॉल्व होगा। सॉल्व होगा तो डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 1 y का होल स्क्वायर, 1 तो लिखते नहीं है, ये तो होल स्क्वायर में है ही, माइनस यहाँ से देख के लिख दिया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का होल स्क्वायर, y बराबर 20, y अगर 20 है तो x भी 20, लेंथ ब्रेथ दोनों 20-20, इसीलिए तो एरिया 400 आया है। समझा नहीं समझा। अच्छा दूसरा तरीका, कोई बोले कि सर हमने इसी में से निकाल के उसमें क्यों पुट किया, इक्वेशन जल्दी आ गया इसलिए। चेक करते हैं अगर हम वहाँ से रख के बनाते तो क्या दिक्कत होता। अगर आप यहाँ से बनाते तो x बराबर आप क्या लिखते 400 बटा, फिर आपको यहाँ पुट करना होता
एलसीएम लेते 400 प्लस बराबर, उसके बाद आप यहीं पहुंचते, वाई स्क्वायर तो है ही, ये हो जाता 40y, इधर आकर -40y, और इधर तो है ही 400। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को किसी इनपुट कर लें। बेहतर रहता है कि एलसीएम उलसीएम में कोई दिक्कत आती है कई बार, इसीलिए मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि भाई सम में से निकाल कर वहाँ पुट कर दो। तो आपको डी निकाल कर तब बता देना है, तो उसके लिए पहले इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो गया ख़त्म। क्लियर?